अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इसमें हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। आपने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग आवर्स में कहा है कि आपको थोड़ा सा यानी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बताया जाए। प्रोजेक्ट की हेडिंग्स कौन कौन सी होनी चाहिए हैं और एक्सेल शीट पे हम क्या करेंगे। तो एक्सेल शीट पे हम कैसे रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करेंगे और बाकी सारे ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कराती हूँ। ये देखिए, ये एक्सेल शीट है। अब मैंने यहाँ पे एक डमी कंपनी ली है, ठीक है। आपको कंपनी ऑलरेडी अलॉट की गई है, आप अपनी अपनी कंपनी की यहाँ नेम लिखेंगे। और प्लीज क्लास, जैसा फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट आपने मुझे देना है। फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ईयर्स डाले हुए हैं 2019, 18, 17, 15। हमने यहाँ 9 तक लिए हुए हैं। करेंसी आपकी ऑब्वियसली रुपीस में है। और अगर किसी भी कंपनी ने प्रिसाइज किया हुआ है रुपीस इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है तो आपने रुपीस इन थाउजेंड्स लिखना है। ओके। अब ये देख लीजिए, ये सिंपल मैंने क्या किया है कि किसी भी डमी कंपनी, कोई एक मैंने कंपनी ली है, उसका नाम मैं आपको शेयर नहीं कर रही, लेकिन वो कंपनी ली है और उस कंपनी से मैंने क्या किया है कि ये डेटा कॉपी किया है। ओके। अब देखिए 2019 का सारा डेटा है। ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का टोटल है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का टोटल है और ये करंट लायबिलिटीज का टोटल है। और उसके बाद टोटल जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी साइड होती है, ये उसका टोटल है। इसी तरह ये देख लीजिए, जो एसेट्स और दोनों साइड बैलेंस शीट के सेम आने चाहिए हैं, तो ये इक्वल हैं। ओके। इसी तरह ये नॉन करंट एसेट्स हैं और ये करंट एसेट्स हैं। और ये सारा डेटा मैंने 10 ईयर्स का जो है डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉपी करके एक्सेल शीट पे पेस्ट कर लिया है। अच्छा, अब आप एक गौर से एक चीज देखिए कि किसी भी कॉलम में गैप नहीं है, ठीक है। यानी लाइन बाय लाइन मैंने किया है, या किसी भी दरमियान में कहीं पे भी कोई गैप नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एसेट्स 31 सेल से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह अब आप देख लीजिए कि ये इनकम स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट हमारी ये नेट सेल्स 55 से शुरू हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी करनी है। एक हमने बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कॉपी करनी है और दूसरी हमने कॉपी करनी है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमने 10 ईयर्स की ये सारी स्टेटमेंट्स कॉपी करके अपने पास सेव करनी है। ये हमारा पहला काम होगा। और ऑब्वियसली 30 एब्सोल्यूट मार्क हैं, तो ये ग्रुप में डिवाइड होना चाहिए है। कल अगर किसी भी ग्रुप मेंबर, ये ग्रुप हेड ने ये कहा कि सिर्फ सारा काम मैंने किया है और बाकी सबने नहीं किया, तो बाकी सबको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए तो पूरा ग्रुप मेरे साथ ऑनलाइन हो, ठीक है, ताकि मैं एक चीज पूरे ग्रुप को समझा दूं। अगर ग्रुप में 4 मेंबर हैं तो ये नहीं है कि आप 4 बार अलग अलग मेंबर मेरे पास आएगा। आप लोगों ने काउंसलिंग में जब भी आना है पूरे ग्रुप ने आना है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी की क्लास हो रही हो, तो कोई एक आध मेंबर ना आ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने ग्रुप में ही डिस्कशन करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपने मुझे इस तरह से शीट देनी है। ये परसेंटेजेस हैं। अच्छा, अब देखिए क्लास, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर असल में जो सबसे मुश्किल और लेंथी काम है वो ये शीट बनाना है। एक बार आपने डेटा एंटर कर लिया है, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं वर्टिकल एनालिसिस आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको दोबारा से 2019 ये मैंने कैसे किया है, ये देखिए, ये मैंने सेल पे ये सेल रखा है और ये सारा फॉर्मूला आपको शो हो रहा है। इस फॉर्मूले के जरिए हमने किया है। अब ये कैसे किया है ये मैं आपको
अब बता रही हूँ, देख लीजिए। जो वर्टिकल एनालिसिस होता है, अगर आपको क्लास याद हो तो वर्टिकल एनालिसिस में हम जब बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो टोटल एसेट्स को हम बेस बनाते हैं और बैलेंस शीट की तमाम आइटम्स को टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाता है। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सेल में बता रही हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, द साइन ऑफ इक्वालिटी, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इज इक्वल टू यस। तो अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा इस शीट में मौजूद है। अब जब आप वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देखिए, वर्टिकल एनालिसिस में आप किसका रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो हमने क्या करना है, ये आ गया 2019 का इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ये देखें फॉर्मूला बार में आपको ये नजर आ रहा है। इसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल एसेट्स से। तो हमारे पास ये टोटल एसेट्स आ रहे हैं, इससे हम डिवाइड कर देंगे और लास्ट में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि हमारे पास आंसर जो आए वो आंसर क्या आए, वो आंसर हमारा ऑलरेडी परसेंटेज में आए। तो ये हमने एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन आ गई। ये देखिए, ये सिमिलर है कैलकुलेशन, और आपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक फिगर्स लेनी है, ठीक है। तो अब जब आपने ये चीज कैलकुलेट कर ली है, टोटल एसेट्स को हम कांस्टेंट बनाते हैं और कांस्टेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना होता है, ठीक है। ये हमने डॉलर का साइन लगा दिया ताकि हमारा फॉर्मूले में, अब ये देखिए, अब मैं अगर इसको कॉपी कर रही हूं तो ये सारा हमारा कॉपी हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, सारे फॉर्मूले हमारे कॉपी हो गए। ये तो करंट एसेट्स की हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो 15% ऑफ एसेट्स का है। अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो वो 2.8% ऑफ टोटल एसेट्स है। या अगर हम टोटल इक्विटी की बात कर रहे हैं तो वो 23.04% ऑफ टोटल एसेट्स है। अब आप देखिए, अगर किसी भी सेल पे आप कर्सर अपना रखते हैं तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला शो हो रहा है। और एक्सेल पे बनाना इसलिए भी आसान है कि अब ये 2019 है, अगर हम इसको कॉपी करें तो आगे फिर आपको मसला नहीं है। ये देखें, ये आप इसको क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे बी के बजाय ये कॉलम कौन सा है, सी कॉलम है। फिर इधर ये कॉलम कौन सा है, डी कॉलम है। तो यहाँ हम डी कर देंगे। यहाँ पे हमने टोटल एसेट्स ई कॉलम में है तो हम ई कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आप देखें, इसको अगर आप कॉपी पेस्ट इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो सारे रेशोज खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ये देख लें आप, 4.2 है तो ये भी 4.2 है। ये अगर 2 आ रहा है तो ये भी 2.8 रेशो आ रहा है, ये भी 2.8 रेशो आ रहा है। तो असल चीज ये है कि आपने एक सेल कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको इनकम स्टेटमेंट भी कैलकुलेट करके बता रही हूँ। यहाँ पे हम 4 इयर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब आप इनकम स्टेटमेंट लेते हैं तो बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट्स को 100% बनाते हैं, जबकि वर्टिकल एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स को 100% बनाते हैं, ठीक है। तो यानी तमाम आइटम्स को, तमाम अकाउंट्स टाइटल को हम किससे डिवाइड करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं सेल से।
तो हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये हम डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे हमने साइन ऑफ इक्वालिटी लगा के डायरेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली शीट पे आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सेल को हम सेल्स को डिवाइड कर देते हैं सेल्स से, और ये वाली सेल्स हमने कांस्टेंट बनानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देंगे, बी के बाद डॉलर और बी से पहले डॉलर, तो सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए सेल्स आपकी 100% आ गई। और अगर आप इसको सारा ड्रैग डाउन करें तो ये सारी कैलकुलेशन होके आ गई। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 63% ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 36% ऑफ सेल्स है, या इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस 15% है, और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन या नेट प्रॉफिट देखें तो वो 12% है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 19% है। तो आप देखें कि कैलकुलेशन कितनी जल्दी ये चीजें कैलकुलेट हो गई। अब इसी तरह ये आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे, लेकिन अब ये वाला कॉलम बी नहीं है बल्कि इस कॉलम में सी में सेल है, इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में डी में सेल्स होगी, और इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में ई में सेल्स होगी। तो जो कांस्टेंट है वो आपने चेंज करना है। बाकी अब देख लें सेल्स हमेशा 100% आती है वर्टिकल एनालिसिस में, और बाकी उससे रिलेटेड परसेंटेज आती हैं। तो ये देखिए ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। इसी तरह आप 10 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इशू नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब ये मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ, ये सारी चीजें ये सिर्फ एक बार सेल्स कैलकुलेट की थी, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर दिया, तो सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो गई है। ये देखें अब जैसे ये मैंने इसको डिलीट किया है, तो यहाँ पे हमने रखा, एक बार फॉर्मूला लगाया है 100% पे, और उसके बाद ये अगर आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो सारी परसेंटेजेस खुद कैलकुलेट होके आ जाएंगी, आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप चेक कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अगर आपको याद हो कि हम परसेंटेज ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर या बेस ईयर और डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर से। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का एक कॉपी करके आपको बताती हूँ कि बैलेंस शीट हमने कैसे बनानी है। ये देखिए, तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये वाला सेल है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया और हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब देखिए ये हमारा करंट ईयर है, दिस इज योर करंट ईयर माइनस बेस ईयर, ठीक है, ये बेस ईयर हो गया। और फाइनली हम इसको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, इन सबको परसेंटेज में लाने के लिए इन सबको परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अब देखिए ये 0% क्यों आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये ड्रैग डाउन किया, ये हमने ड्रैग डाउन किया, तो ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। और पॉइंट के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं, 2 और ये 3 डिजिट लेने हैं, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे तो कोई अमाउंट है ही नहीं, ये हेडिंग्स हैं। अच्छा अब देखिए ये जीरो क्यों आ रही है? ऑब्वियसली क्योंकि करंट ईयर भी 7,50,000 था, प्रीवियस ईयर भी 7,50,000 था, तो इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 0% है अब। लेकिन यहाँ पे देखें चेंज आना शुरू, सॉरी ये रहा, यहाँ पे चेंज आना शुरू हो गया। करंट ईयर 4,53,000 था, बेस ईयर 4,53,000 था, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ पे 2016 में चेंज आ रहा है, क्योंकि पहले 4 लाख था और फिर 4,53,000 आ गया। तो अगर अब हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस देखें तो ये हमारी इसी तरह, ये देखें 2016 में चेंज आ रही है। अच्छा अब ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बड़ा आसान है। इसमें अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दोबारा से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये एंटर कर दें, ठीक है। ये सॉरी एसेट साइड है, तो ये एसेट साइड भी आप क्या करें, इसी तरह ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे और इसी तरह इसको आप कोई भी आप फॉर्मूला कॉपी करें और इनकम स्टेटमेंट में पेस्ट कर दें। तो ये देखिए ये आपको चेंज नजर आ रहा है, 10 साल या का 5 साल का, जहां तक भी लेना चाहें ये आप कॉपी पेस्ट इसको ड्रैग डाउन कर दें, यहाँ से ड्रैग डाउन कर दें तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अगर एक नेगेटिव साइन नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले में करंट ईयर अमाउंट कम हो रही है। ओके, तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। पूरे 10 इयर्स का करना है, गैप नहीं करना है। अगर आप कहीं पे भी गैप देंगे तो अमाउंट गलत हो जाएगी। अच्छा एक चीज आप नोट कीजिए, 2019 में एरर आ रहा है। 2019 में इसलिए एरर आ रहा है कि हमारे पास 2019 का बेस मौजूद नहीं है। बेस मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब है, 2008 का डेटा मौजूद नहीं है। तो आप जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप 2009 को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बेस ईयर डेटा चाहिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपने 2010 से 19 तक ही कैलकुलेट करना है। और लास्ट जो हमने देखना है, सेकेंड लास्ट सॉरी, वो है रेशियो एनालिसिस। मैंने कुछ रेशियोज आपके कैलकुलेट किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रेशियो कैलकुलेट करके बता देती हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर कर बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने कर्सर रखा और साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया, फॉर्मूला हम लगाएंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्रीज। तो हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, डिवाइड हम कर देंगे किससे, इन्वेंट्रीज से। तो इन्वेंट्रीज आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये स्टॉक एंड ट्रेड, हम स्टॉक एंड ट्रेड को इन्वेंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर देंगी और फिर आप कैलकुलेट करने के लिए एंटर कर देंगे। तो ये आपके पास, ये देखिए यहाँ पे ये 5.043 टाइम्स आ गया, ठीक है, 5.043 टाइम्स आ गया। तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर। और फिर आप इसको, जाहिर सी बात है, ये देखिए 10 साल कैलकुलेट नहीं करना आपने बैठ के, ये कैलकुलेट होके आ गया है। 1 साल की आपने कैलकुलेशन करनी है, बाकी आपने ड्रैग डाउन कर देना है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो था सिंपलेस्ट मेथड था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अब आपके पास डेटा मोर देन 1 ईयर का है। जब हमने क्लास में ये सवाल किए थे तो हमारे पास डेटा जस्ट 1 ईयर का था, इसलिए हम सिंपल इन्वेंट्री से डिवाइड करते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डेटा मोर देन 1 ईयर का है, तो यहाँ पे ये इन्वेंट्रीज जो है, ये इन्वेंट्रीज क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एवरेज इन्वेंट्रीज। या जो आपके पास एसेट्स हैं, ये आपने क्या लेने हैं, एवरेज एसेट्स लेने हैं। एवरेज का मतलब होता है करंट ईयर
प्लस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 2, यानी आपने यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करके, एक बार शो कराती हूँ जी क्लास। तो एक्चुअली जब हमारे पास मोर देन वन ईयर का डेटा हो तो फिर हम एवरेज लेते हैं। अब एवरेज लेने का तरीका ये है, अब आप चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे साइन लगाया इज इक्वल टू, और ये हम आ गए एक्सेल शीट पे, डेटा की शीट पे। तो फॉर्मूला था हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आप क्या करेंगे कि आप इन्वेंट्रीज में आ जाइए, तो ये करंट ईयर की इन्वेंट्री है, इसमें आप प्लस कर दें प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री, और डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। एंटर कर दें, तो ये आपके पास इन्वेंट्री कैलकुलेट हो गई, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर। और पहला ही फॉर्मूला आपने लगाना है, बाकी आपने ड्रैग डाउन कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, फिर से हम कैलकुलेट करके एक बार रीचेक कर लें कि हमने बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह करना है, बिल्कुल ठीक है। एम, अच्छा, अब 2019 का तो हम डेटा कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि एवरेज के लिए तो हमें 2008 चाहिए होगा। तो ये सारे रेशियो एनालिसिस आपने कैलकुलेट करना है 2010 तक के कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं डे सेल्स आउटस्टैंडिंग निकालूं, या मैं आपको फिक्स एसेट्स रेशियो बता देती हूँ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, साइन ऑफ इक्वालिटी या इज इक्वल टू लगाया, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स क्या होंगे, एवरेज फिक्स एसेट्स होंगे। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए, हमने ली सेल्स, 2019 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेल्स पे देखिए क्लिक किया, तो यहाँ पे सेल नंबर आ गया। सेल्स को हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एवरेज फिक्स एसेट्स से, क्योंकि हम फिक्स एसेट्स का फिक्स एसेट्स टर्नओवर निकाल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम फिक्स एसेट्स में लेके आते हैं, तो ये करंट ईयर हो गया, इसमें हम प्लस करेंगे बेस ईयर, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए, ये अब हमारे पास फिक्स एसेट्स टर्नओवर आ गया। अब आपने ये एक बार ही कैलकुलेट करना है ना, उसके बाद आप इसको 10 तक ड्रैग डाउन करेंगे, तो ये सारा का सारा खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ रेशियोज कैलकुलेट किए हैं, बाकी कैलकुलेट नहीं किए हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का भी एक सवाल था कि आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएं, उसके बाद वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो अब हमारे पास 2019 के ये टोटल आ रहे हैं करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें से हम माइनस का साइन लगाएंगे, और हम करंट एसेट्स में से माइनस क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटीज। तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ रही हैं, ये टोटल करंट लायबिलिटीज आ रही है, ठीक है। एंटर कर देंगे, तो ये देखिए
तो वर्किंग कैपिटल आपका नेगेटिव आ रहा है फॉर दिस डमी कंपनी, और ये हमने पूरे 2010 तक का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सेल आप बड़ा कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, ये देखिए ये अमाउंट आ रही है। इसी तरह नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है। नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करंट एसेट्स। हमारे पास अभी हमने ये करंट एसेट्स लिए थे, ये करंट एसेट्स हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कहाँ है, ये टोटल हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। अच्छा, तो अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि नोट्स पेबल क्या होता है, ठीक है। तो अब इस बैलेंस शीट में जो हम नोट्स पेबल लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को और शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस को। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे इनफैक्ट शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस को। तो शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस हमारा कहाँ है, दिस वन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये देखें ये आपका नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल आ गया, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बाकी मार्केट वैल्यू एडेड है। मार्केट वैल्यू एडेड के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मार्केट वैल्यू एडेड के लिए आपको चाहिए होगा शेयर प्राइस, मार्केट का शेयर प्राइस चाहिए होगा। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम लगाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आ गई। अब ये हिस्टोरिकल डेटा पे हमने क्लिक किया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि किसी खास पर्टिकुलर डेट पे आपकी मार्केट वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू एडेड के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए होगी। तो मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे हम कंपनी लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ नेस्ले, ये देखिए नेस्ले कंपनी आ गई, ठीक है। ये हमने नेस्ले कंपनी लिखी। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैलेंस शीट पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो बैलेंस शीट बनी है वो या तो 30 सितंबर को बनी होगी, या 31 दिसंबर को बनी होगी, या बनी होगी 30 जून को बनी होगी, या 30 मार्च को बनी होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं देखती हूँ कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है दिसंबर, और आप शेयर प्राइस देखना चाह रहे हैं 2019 का, तो ये हमने सर्च किया, ये आपके पास, ये देखिए शेयर हमने कौन सा लेना है, ये क्लोजिंग वाला लेना है, क्लोज वाला। तो क्लोज पे 31 दिसंबर 2019 को एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 8050। या आप कोई सी भी कंपनी ले लें नेस्ले के बजाय। अब किसी स्टूडेंट को मैंने फरहान शुगर मिल दी थी, तो ये फरहान शुगर मिल आ गई, इसको अगर आप सर्च करें तो ये देखें इसकी प्राइस कितने, 71.9, ये मार्केट वैल्यू है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह आप टाइम चेंज करते जाएं और आप ये कैलकुलेट करते जाएं तो आपको मिल जाएगा, ये शेयर प्राइस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चाहें तो ये आपको यहाँ से भी मिल जाती हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट है opendoors.com, ठीक है।
अब इस वेबसाइट पे भी आप देखिए, अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिल रही हैं तो आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ से ये देखिए। अब यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फरहान शुगर मिल लिखा है और मुझे इसकी 2009 की एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया है। तो ये देखिए, ये मुझे 2009 की एनुअल रिपोर्ट मिल गई। इसके अलावा भी आप देख लें, ये 2003 तक सारी एनुअल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शेयर प्राइसेस चाहिए हो तो शेयर प्राइस के लिए भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाना है शेयर प्राइस। अदरवाइज अगर आपको ना मिले तो आप फिर स्टॉक एक्सचेंज से तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है क्लास, तो फिर मार्केट वैल्यू एडेड के लिए आपको क्या चाहिए होगा? शेयर प्राइस चाहिए होगा। मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये तो रेशियो, ये दिस वन, ठीक है। तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्चुअली कर रहे थे। अब आपको मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कंपनी डमी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम होगा तो आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप पर शेयर की वैल्यू रखिएगा और मल्टीप्लाई कर दिएगा नंबर ऑफ शेयर से, और जो भी आंसर आएगा उसको आप माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ शेयर से। बुक वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ पे आएगी? दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये आपकी बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ये सारी हर साल की बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स है। अच्छा, ये एक्सेल शीट तो आप बना लेंगे। जब ये एक्सेल शीट आप बन जाएगी तो आप समझिएगा कि आपका 50% काम हो गया। अच्छा, ये मैं सेव करके मिनिमाइज कर रही हूँ और हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट का फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूं, फॉर्मेट में भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि 30 आपके एब्सोल्यूट मार्क्स हैं, तो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो हर बार आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ। अब आपके पास जो भी कंपनी हो, जैसे मेरे पास है डमी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आपके पास है कोई टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड है, तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे और ये सारा सब्जेक्ट लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे, सेक्शन लिखना लाजमी है, सेक्शन लिखें। सबमिटेड टू है, सबमिशन डेट है, सेमेस्टर है, ये आपने लिखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमिटेड बाय। ग्रुप का नाम लिखना है। पहला नाम आप ग्रुप लीडर का लिख दीजिएगा, साथ में आईडीज हैं, और उसके बाद किसी भी सीक्वेंस से सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट है। आप एक्नॉलेजमेंट, अगर आप किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आप देख लीजिए कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने खुद से बनाना नहीं है। फिर वही बात है, ये सारी चीजें आपने यहाँ से, ये देखिए, ये इंसर्ट में आए, इंसर्ट में, पेज लेआउट में भी नहीं है, रेफरेंसेस में आ गए, और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए। अब आपसे टेबल फॉर्मेट पूछेगी, ये हमने
टेबल इंसर्ट किया तो ये खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू योर ओन डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव समरी आपने लिखनी है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में आपने क्या लिखना है, एक जो भी पूरी रिपोर्ट यानी कंप्लीट रिपोर्ट में आपने क्या किया, 2-3 लाइंस आपने लिखनी है अबाउट द इंट्रो ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, अच्छा ब्रीफ पैराग्राफ आपने लिखना है ट्रेंड एनालिसिस पे, और एक पैराग्राफ आपने लिखना है रेशियो एनालिसिस पे, और लास्ट पैरा आपने लिखना है अपनी कोई कुछ आपने रिकमेंडेशन दी हो, कंक्लूजन दी हो। और एग्जीक्यूटिव समरी 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन कंपनी का देना है, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, कौन से प्रोडक्ट हैं, कोई अचीवमेंट है, कुछ भी है, तो ये सारा मैक्सिमम आपका 2 पेज का होना चाहिए। उसके बाद आपने एक पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग डालनी है। हेडिंग्स कैसे डालते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग 1 आ गई। यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है रेशो एनालिसिस, अगर तो आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, या अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने हेडिंग डालनी है, या आप अगर वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने वर्टिकल एनालिसिस की हेडिंग डालनी है, ठीक है। और इसको फिर आपने बिल्कुल सेंट्रल में लेके आना है, और सबकी फॉर्मेटिंग एक साथ होनी चाहिए। ये सेंट्रल में आ गया, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये अब आपने इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये है वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिख दें वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, ठीक है, कैपिटल। तो ये अब देखिए ये शीट मैंने कॉपी पेस्ट की है। कहाँ से कॉपी पेस्ट की है, एक्सेल से कॉपी पेस्ट की है, ये देखें। अब ये जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसको मैंने यहाँ से जरा साफ सुथरा सा ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करना है और फिर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब अगर तो ये पूरी शीट ना आ पाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर ऑब्वियसली आपने फॉन्ट छोटे करने होंगे, ठीक है, लेकिन ये अब एक ही पेज पे आना चाहिए फॉन्ट। हमने इसको, दूसरी बात ये मैंने यहाँ से देखें ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। अब अगर आप इसके पॉइंट्स खत्म कर देंगे तो ये कॉलम खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। ये 11 पे है, टाइम्स न्यू रोमन्स मैंने आपको कहा है, ठीक है ना, तो टाइम्स न्यू रोमन पे आपने करना है और फिर फॉर्मेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, फॉर्मेट करके कॉपी पेस्ट करना है। बहरहाल ये आप कॉपी पेस्ट करेंगे एक पेज पे और दूसरे पेज पे फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, ठीक है ना, यानी आपने उसकी इंटरप्रिटेशन के पूरा सारा लिखना है कि इसमें क्या बताया गया है। ये देखिए, और अब आप पेज देख लीजिए मैंने किस तरह से फॉर्मेट किए हुए हैं कि जहां पे आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इंसर्ट किया हुआ है, तो जहां पे कोई टेबल इंसर्ट करना है वहां पे आपने पेज देखिए, आप ये क्या ले रहे हैं, लैंडस्केप ले रहे हैं, और जहां पे आपने इनवर्ड्स कुछ टाइप करना है, हर चीज की इंटरप्रिटेशन लिखनी है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप इसको पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे लेके आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने ये वर्किंग कैपिटल टेबल इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल के बारे में आप इस रेशो के बारे में पढ़ें कि ये क्या होता है, और फिर आप बताएं कि कंपनी के बारे में ये क्या बताती है। इसी तरह अब ये मैंने वर्टिकल एनालिसिस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपने वर्टिकल एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपने फिर कॉपी पेस्ट करना है, और इसी तरह हर एक की
एक्सेल शीट से कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, और फिर इंटरप्रिटेशन आपने अपने वर्ड्स में करनी है। जैसे मैंने आपको क्लास में जब हमारी ऑन कैंपस क्लासेस हो रही थी, हर रेशो की इंटरप्रिटेशन बताई थी, ये रेशो क्या कहलाता है। अदरवाइज हर रेशो की इंटरप्रिटेशन गूगल पे भी मौजूद है, तो आप गूगल से भी देख लेते हैं। और अगर ना समझ आए तो फाइनली आपने मेरे पास ऑनलाइन जो हमारे काउंसलिंग सेशन है उसमें आप ग्रुप के साथ आएंगे, मैं आपको बता दूंगी। और ये देखिए, फिर उसके बाद आपने कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन है, कोई ना कोई रिकमेंडेशन है, ये आपने देनी है। और फाइनली ये पेज है इनेक्जर का। इनेक्जर में आपने क्या करना है, लास्ट में इनेक्जर में आपने आपकी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली शीट है, इस शीट को चाहे आप फॉन्ट आप इसके छोटे कर लीजिएगा, और इसको आपने पेस्ट करना है। ठीक है क्लास, तो ये है आपका टोटल प्रोजेक्ट। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक आप कह लें कि ब्रीफ कर दिया है कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और फॉर्मेटिंग के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप फॉर्मेटिंग प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए है। एक्सेल से एक्सेल शीट लिंक करके बनानी है, जिस तरह मैंने आपको बताई है लिंक करके बनानी है। ये ना हो कि आप रेशो कैलकुलेटर पे बैठ के कैलकुलेट करते रहें। ओके क्लास, तो और कोई मसला हो तो फिर आप आ जाइएगा, ये वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, बार बार आप देख सकते हैं, आपको कोई मसला हो हर चीज मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है। ओके क्लास, गुड लक। और लास्ट डेट 15 जून है। 15 जून सुबह 11 बजे के बाद काइंडली मुझे प्रोजेक्ट मत दीजिएगा, उससे पहले पहले आपने प्रोजेक्ट देना है। और 16 जून को 15 जून को ही मैं आपको आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम लगा दूंगी। 16 जून को आपकी प्रेजेंटेशन होगी। हर ग्रुप को मैंने एक टाइम देना है, बस उस टाइम पे आपने इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। ओके क्लास, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।